नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सारा बासु आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो प्रोग्राम में, जहाँ हम बात करेंगे गणितीय अधिगम हेतु उपागम की। गणित में हम कौन-कौन से ऐसे उपागम हैं जिनका प्रयोग करते हैं गणित शिक्षण को अधिक सुगम, सुदृढ़ और सरल बनाने के लिए। गणित एक ऐसा विषय है जो प्रायः काफ़ी बच्चों को नीरस लगने लगता है, थोड़ा थकान लगती है और इसमें जिज्ञासा की भावना कम हो जाती है। रटने की क्षमता पर ध्यान दिया जाता है और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी इसको एक तरह से बोझ समझकर चलने लगता है। तो कभी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे उपागम आजकल प्रयुक्त किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपकी अधिगम प्रक्रिया, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गणित की, वो अधिक सरल हो गई है, सुगम हो गई है, उसे सहायता मिलती है अधिक प्रभावशाली बनाने में और रुचिकर भी हो गई है। विद्यार्थियों को अधिक आनंद आने लगता है इन उपागमों के प्रयोग से और जटिल से जटिल समस्याएं भी सरल हो जाती हैं। विषय को पढ़ने में विद्यार्थियों में अधिक आनंद आता है, आगे के लिए जिज्ञासा बढ़ती है और इस प्रकार के उपागमों के प्रयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है विद्यार्थियों के मस्तिष्क में, वो अधिक स्थायी हो जाता है। तो अगर हम इसी कड़ी में बात करें तो आज हमारा विषय जो है वो है गणितीय अधिगम हेतु उपागम। तो गणितीय उपागम कौन-कौन से ऐसे हैं जिनका गणित शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो उनमें आज हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, वो हैं आगमन एवं निर्गम उपागम, इंग्लिश में कहें तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक उपागम, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच, और तीसरा है खोज एवं समस्या समाधान उपागम अर्थात डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आज का हमारे चर्चा का विषय रहेगा आगमन एवं निर्गम उपागम अर्थात इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। अगर हम बात करें शब्दों की तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव उपागम या फिर हम आगमन और निगमन उपागम की बात करें तो इन्हें हम साथ में क्यों ले रहे हैं या इनका एक साथ प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये एक दूसरे की विधियां पूरक मानी जाती हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना इनका कार्य पूरा नहीं होता। साथ ही साथ इन दोनों में हम देखेंगे उपागम में कि ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी एक जहाँ से शुरू होता है दूसरा वहीं पर अंत होता है। दोनों ही उपागमों का प्रयोग गणित शिक्षण में प्रायः किया जाता है। इससे देखते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक प्रभावशाली शिक्षण होती है, सरल हो जाता है शिक्षण और विद्यार्थियों को जो भी प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक पड़ता है, उनमें रुचि आने लगती है, आनंद आता है, जागृत होने लगती है जिज्ञासा। साथ साथ ऐसा पाया गया है कि इन इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच यानी आगमन एवं निगमन उपागम के प्रयोग से जो आपके गणित की जटिल समस्याएं उनको वे सरल तरीके से हल कर पाते हैं। शिक्षक का स्वयं का बोझ भी कम हो जाता है, साथ साथ जो भी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि वे जब खुद स्वयं हल कर पाते हैं समस्याओं को तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले आज बात करते हैं आगमन उपागम की, यानी इंडक्टिव अप्रोच। आगमन उपागम क्या है? अनुभवों से सीखने पर, सिद्धांत पर आधारित, यानी कि व्यक्ति विशेष या विद्यार्थी अपने अनुभवों से स्वयं सीखता है और उस आधार पे किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है। बहुत सारी परिस्थितियों में विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं या इस तरह के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके अवलोकन करने पर, विश्लेषण करने पर वे किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के नियमन को या इस तरह के उपागम को हम आगमन उपागम या इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। ये अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, यानी इसमें शिक्षार्थी या विद्यार्थी ही केंद्र बिंदु होता है, जिसके आसपास सारे उदाहरण इस प्रकार के दिए जाते हैं, अनुभव इस प्रकार के प्रस्तुत किए जाते हैं कि शिक्षार्थी स्वयं अपने आप नियम या सूत्र का निर्माण कर सके, किसी सिद्धांत तक स्वयं पहुंच सके। इस तरह की जो भी आपकी शिक्षण शैली होगी वह अधिक प्रभावशाली होगी, इसमें अधिक ज्ञान जो भी प्राप्त होगा वह आपका बहुत अधिक स्थायी होगा और विद्यार्थी को रुचि बनी रहेगी। गणित जैसे जटिल या नीरस विषय में भी उसको आनंद आएगा, आगे के लिए जिज्ञासा जागृत होगी। विद्यार्थी बहुत सारे उदाहरण देखता है, उन सब के अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है और फिर उसके आधार पर स्वयं ही किसी समीकरण तक या फिर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। जो भी वो सामान्यीकरण प्रतिपादित करता है नियम, वो सारे के सारे उदाहरणों के आधार पे होते हैं। इसीलिए इसको कभी कभार अंग्रेजी में बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है।
आगमन उपागम या बॉटम अप अप्रोच को हम बात करते हैं तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, यानी उदाहरणों के आधार पे किसी नियम की ओर अग्रसर होता है। जो भी तर्क आपके पास प्रस्तुत किए गए हैं विद्यार्थी के समक्ष, शिक्षक जो भी तथ्य प्रस्तुत करता है, जो उदाहरण देता है, उनके आधार पे उनको जोड़ के, उनका विश्लेषण करके, उनके बारे में अवलोकन करके विद्यार्थी किसी अज्ञात या अर्थात नियम या सूत्र तक स्वयं पहुंचता है। सरल से जटिल की ओर हम बात करें तो जितने भी उदाहरण हैं वो सारे बहुत सरल चीज़ें होंगी, छोटी छोटी चीज़ें जिनको वो तोड़ के किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा, यानी सरल से जटिल की ओर अग्रसर होगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात जो चीज़ें हैं आपके पास दी गई हैं उनसे किसी बड़ी चीज़ की ओर जो सामान्य रूप से सभी पे लागू की जा सकती है। आगमन की पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये क्रमबद्ध रूप से चलने वाली ऐसी प्रक्रिया जहां बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक द्वारा, फिर उनका अवलोकन किया जाएगा, उनके ऊपर कुछ विश्लेषण करके छोटी ज्ञात तथ्यों में बांटा जाएगा, उसको फिर सोच के जोड़ के अपने तर्क क्षमता के आधार पे विद्यार्थी किसी सामान्यीकरण तक पहुंचेगा। उसके पश्चात भी वह नियम या सूत्र तक तभी पहुंचता है जब वो सामान्यीकरण का दोबारा परीक्षण करता है, उसको सत्यापित करता है कि वास्तव में वो जिस सामान्यीकरण, सूत्र, नियम या सिद्धांत तक पहुंचा क्या वह अलग अलग परिस्थितियों में सही है। तो जब वो सही या सटीक पाया जाएगा तो वो नियम या सूत्र को प्रस्तुत करता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आइए, सबसे पहला उदाहरण की हम बात करें तो ये आगमन उपगम का उदाहरण बहुत सरल सा है, जहाँ त्रिभुज पे आधारित है। त्रिभुज का कुल तीनों अंतःकोणों का माप 180 डिग्री होता है, ये हम सब जानते हैं, परंतु छोटी कक्षाओं में ये विद्यार्थियों को बताना पड़ता है। बजाय इसके कि उनको हम अपने आप शिक्षक बताए, हम कहेंगे कि उन्हें अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों का निर्माण स्वयं करें। जब वे अपने आप 2-4 त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, बना लेंगे, तो अब उनसे कहा जाएगा कि उन त्रिभुजों के अंतःकोणों का माप वे नाप लें। जब नापेंगे और जोड़ेंगे तो उनसे कहा जाए कि वो नाप के जोड़ें और फिर उनका देखें कुल जोड़ कितना आ रहा है। विद्यार्थी स्वयं इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जैसे भी त्रिभुज बनाए गए हों, तीनों ही अंतःकोणों का कुल माप 180 डिग्री हर बार आ रहा, अतः तीनों कोणों का, अंतःकोणों का त्रिभुज के माप हमेशा 180 डिग्री होता है। ये इस नियम पर स्वयं पहुँचे। अगर हम स्वयं शिक्षार्थी को बता देते कि एक नियम है जिसके अंतर्गत तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता, तो विद्यार्थी केवल इसको रटता, स्मरण शक्ति के आधार पे इसको याद करके दोबारा प्रयोग करने का प्रयास करता। यहाँ शिक्षार्थी क्या कर रहा है? स्वयं उस चीज़ को बना रहा है, त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है, उसके बाद उन कोणों को जोड़ रहा है और जोड़ निकाल के स्वयं देख रहा है कि हर बार 180 डिग्री ही आ रहा है। अर्थात उसके मस्तिष्क में ये बात भली बात ही बैठ जाएगी कि कुल जोड़ हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। उसको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाएगा ये ज्ञान। समय अंतराल होने पर भी वह इन चीज़ों को नहीं भूलेगा, इन तथ्यों को। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं करके देखा है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं कि विद्यार्थियों से कहा गया कि वे 2-4 समानांतर रेखाएं अर्थात पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, उसके बाद एक तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन से उन्हें काटें। तो इस तरह से जितने भी अंतःकोण बनेंगे 1 2 3 4 5 6, उनमें से एकांतर अंतःकोण कौन से हुए? आपके 4 और 5 की जोड़ी और 3 और 6 की जोड़ी। तो उनसे कहा गया कि इस तरह के अंतःकोण जो भी बन रहे हैं उनका वह नाप करें, उन्हें नाप कर वह देखें कि क्या उनमें कोई संबंध है। जब अलग अलग कोणों के अलग अलग तरह के आपके ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा से काटते हुए जो भी अंतःकोण बनेंगे, एकांतर अंतःकोण का माप उन्होंने देखा, तो वो हर बार पाएंगे कि एकांतर अंतःकोणों का माप बराबर आ रहा है। अर्थात यहाँ पर दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि 4 और 5 का माप एक बराबर आएगा, 3 और 6 का माप एक बराबर आएगा। तो इस निष्कर्ष पर विद्यार्थी स्वयं पहुंच पाएगा कि यदि एक तिर्यक रेखा से किसी समानांतर रेखाओं को काटा जाए और फिर अंतःकोणों का माप किया जाए तो वो हमेशा एक समान होते हैं। यदि वो इस निष्कर्ष पर स्वयं पहुंचे बजाय इसके कि उनको बताया गया, रटाया गया, तो ये ज्ञान अधिक स्थायी होगा, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत समय अंतराल के बाद भी ये सारे प्रत्यय उनके मस्तिष्क में बैठे होंगे और इस तरह की शिक्षण
शैली अधिक प्रभावशाली होगी। एक और उदाहरण चलिए देखते हैं आगमन उपागम का। हम जानते हैं छोटी कक्षाओं में पहाड़े याद कराए जाते हैं। अब पहाड़े याद कराने से हमें क्या पता चलता है कि आखिरी अंक क्या है, या उसमें किस तरह की सम संख्याएं आ रही हैं, विषम संख्याएं आ रही हैं, क्या हो रहा है। जैसे कि 2 की जब भी पहाड़े की बात करें तो हर संख्या क्या होगा, आपका सम संख्या ही आएगी, यानी कि इवन नंबर ही आएगा। यहाँ 5 के पहाड़े की बात करें तो बच्चों से कहा गया 5 का पहाड़ा लिखें। तो लिखने के बाद उनसे कहा गया कि अवलोकन करके देखें कि आखिर में अंत में कौन सा अंक आ रहा है। तो वो खुद अवलोकन करके विश्लेषण करके देखेंगे कि हर अंक में चाहे 5 का कोई भी आपका गुणांक हो, सब में ही आखिर में या तो 0 आता है या 5 दिखाई देता है। तो वे इस निष्कर्ष पर स्वयं पहुंच सकते हैं कि किसी भी अंक में यदि अंत में 0 या 5 है, अर्थात वे 5 से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सकता है, या वे अंक 5 का गुणांक है। ये अगर उन्हें नियम बताया जाता तो हो सकता है कुछ समय बाद वे भूल जाते या कहीं पर कोई गलती हो सकती थी, परंतु जब उन्होंने स्वयं अवलोकन विधि द्वारा देखकर विश्लेषण किया, तर्क के आधार पर स्वयं समझा कि आखिर में 0 और 5 आने पर 5 से पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है कोई भी अंक, तो अर्थात कभी भी कोई भी उनके सामने कितना ही बड़ा अंक दिया जाए, वे तुरंत ये बता पाएंगे कि ये 5 से भाग्य दिया जा सकता है या नहीं। अब बात करें तो आगमन उपागम के गुण क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते तो ज्ञान अधिक स्थायी होता है। स्थायी क्यों होगा? क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके सीख रहा है। ये आगमन उपागम जो है विद्यार्थी केंद्रित है उपागम, यानी इसमें केंद्र बिंदु विद्यार्थी है, वह स्वयं करके सीख रहा है। जब वह क्रियाशील है और खुद करके सीखता है तो उसका ज्ञान अधिक स्थायी होगा। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत उत्कृष्ट विधि मानी जाती है। इस उपागम द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा विद्यार्थी तर्क के आधार पर पहुंचता है। क्योंकि तर्क आधारित है तो वह स्वयं अपनी तर्क शक्ति में भी विकास कर रहा है, साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। गणित जैसे विषय में जब जटिल समस्याओं का समाधान विद्यार्थी अपने आप हल कर लेता है, स्वयं सक्रिय रह के किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है, तो विद्यार्थी में स्वावलंबन की भावना भी जागृत होती है, जिज्ञासा भी जागृत होती है, और आगे इस विषय को पढ़ने के प्रति उसमें रुचि भी जागृत होती है। तो वह आनंद लेके आगे के विषय भी पढ़ना चाहेगा, गणित की समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए अग्रसर रहेगा। अब अगर हम बात करें अधिगमकर्ता की तर्क शक्ति का विकास हुआ, साथ साथ उसकी सृजनात्मक शक्तियों का भी विकास हुआ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप प्रयास किया और अभ्यास त्रुटि के आधार पे, अर्थात ट्रायल एंड एरर पे, हो सकता है 1-2 बार भूल भी कुछ करे, परंतु स्वयं उसको सुधार करके सही निष्कर्ष तक पहुंचेगा। यहाँ शिक्षक का गौण भूमिका होती है, जहाँ पर वह केवल क्या काम करता है, शिक्षक अपने गौण भूमिका में केवल एक ही कार्य करेगा कि समस्या सामने प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी के समक्ष अपनी समस्या को प्रस्तुत करने के बाद वह उसको स्वतंत्र छोड़ देगा कि वह अपने आप ज्ञात तथ्यों के आधार पे, अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पे अपने निष्कर्ष तक या अपने नियम तक स्वयं पहुँचे। धीरे धीरे अपने दर से जैसे वो समझेगा वैसे ही उनको विश्लेषण करेगा, अवलोकन करेगा और प्रयास त्रुटि के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचेगा, नियम का निर्माण करेगा या किसी सूत्र का प्रतिपादन करेगा। इस तरह से शिक्षक केवल यहाँ पर सहायक के रूप में काम करता है और अधिगमकर्ता केंद्र बिंदु रहकर अपने हाथ में पूरे प्रक्रिया का नियंत्रण रखता है। पूरी अधिगम प्रक्रिया कितना समय लेगी ये इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी की तर्क शक्ति कैसी है, उसका धैर्य कितना है। यहाँ धैर्य भी मायने रखता है, क्योंकि विद्यार्थी प्रायः भूल भी कर सकता है, उसके बाद दोबारा प्रयास करके सीखने का कर रहा है या नहीं, ये उसके धैर्य पर निर्भर करता है। तो पूरी तरह से सारा का सारा दायित्व जो है शिक्षक पे ना होके अधिगमकर्ता पे है कि प्रक्रिया कितनी सुदृढ़ चल रही है। इस तरह से गणित की बहुत सारी जटिल समस्याएं या सूत्र भी सरलता से याद हो जाते हैं, प्रक्रिया पूरी सुगम हो जाती है और विद्यार्थी बहुत आनंदमय तरीके से गणित को सीखने के लिए उतारू रहता है। अगर हम बात करें इसके दोष की, तो अगर विद्यार्थियों में इतना आनंद आता है, इतनी रुचि होती है, उनको लाभ भी होता है, तो हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो उसके पीछे कारण यही है कि इसमें कुछ दोष हैं। वे दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष बहुत अधिक समय लगना।
अर्थात विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा समय ले लेता है किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। वह उदाहरणों को देखेगा, समझेगा, अवलोकन करके, विश्लेषण करके किसी नियम तक पहुंचेगा। नियम भी हो सकता है पहले जो अनुमान लगाए वह गलत हो, दोबारा परीक्षण करने पर, सत्यापन करने पर सही ना पाया जाए, फिर प्रयास करेगा। तो इस तरह पूरी प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है और गणित की पाठ्यचर्या जो पूर्व निर्धारित समय में पूर्ण होनी है, उसे पूर्ण करने में समस्या आती है। सभी विद्यार्थी हम पाते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के आधार पे एक समान नहीं होते। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी अपनी कमियां होती हैं। तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी तुरंत से समझ जाएं, एक बार देख के ही तर्क के आधार पे वे निष्कर्ष तक पहुंच पाए। कुछ विद्यार्थियों को बार बार प्रयास करना पड़े। तो सबके लिए एक दर से नहीं होता शिक्षण। दूसरी बात ये हमने बात की थी धैर्य की। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब विद्यार्थी प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास करने पर भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसका धैर्य टूट जाता है या उसमें कुंठा की भावना जागृत होगी। वह सोचेगा गणित तो बहुत ही नीरस विषय है, बहुत कठिन जटिल विषय है। तो इस भावना को उत्पन्न होने में भी कभी कभार आगमन उपागम का एक तरह से भूमिका रहती है। तो गणित के कुछ ही चुनिंदा ऐसे विषय हैं जिनमें हम आगमन उपागम का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये शिक्षक पे भी निर्भर करता है कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और किस प्रकार के उसके विद्यार्थी हैं जिनके समक्ष वह ये समस्या प्रस्तुत कर रहा है और किन आधार पे कर रहा है, यानी कि उसको क्या बाकी तथ्यों का पूर्व ज्ञान सही से है। इसका मूल्यांकन शिक्षक पर निर्भर करता है और कभी कभार शिक्षक अपने आप में इन चीज़ों के दायित्व के तले खुद को भी बोझिल महसूस करते हैं, क्योंकि अगर उनका विद्यार्थी सही रूप से सूत्र तक नहीं पहुंचा तो उनको फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ती है विद्यार्थी के साथ। प्राथमिक स्तर पर ये बहुत अच्छी विधि मानी जाएगी, बहुत अच्छा उपागम होगा, परंतु माध्यमिक या उच्च शिक्षा में बात करें तो इस उपागम की उपयोगिता कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर गणित की समस्याएं अधिक जटिल हो जाती हैं और कम समय में बड़ी पाठ्यचर्या, लंबी चौड़ी पाठ्यचर्या पूर्ण करनी होती है। तो शिक्षक के ऊपर भी इस चीज़ का बोझ रहता है कि एक साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना है और उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे आज निगमन उपागम या डिडक्टिव अप्रोच की। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच यानी आगमन और निगमन उपागम एक दूसरे के विपरीत भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो जो हमने यहाँ पर गुण देखे आगमन उपागम के, वो सारे निगमन उपागम के दोष हो जाते हैं और जो हमारे आगमन उपागम के दोष थे वो सारे यहाँ निगमन उपागम के गुण हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी हुए, विपरीत भी हुए, पर दोनों ही गणित में शिक्षण को, प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने में, प्रभावशाली बनाने में दोनों का अपना ही महत्व है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निगमन उपागम है क्या। निगमन उपागम आगमन उपागम के एकदम विपरीत वाली ऐसे एक उपागम है जहां विद्यार्थियों को पहले शिक्षक द्वारा नियम बताया जाता है, सूत्र और सिद्धांत बताए जाते हैं और फिर उनसे प्रश्नों को हल करने को कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित उपागम है। जहां हमने बात की थी कि आगमन उपागम में हम क्या देख रहे थे कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम है, वहां पर शिक्षक केवल प्रस्तुत करता है समस्या को और उसके बाद गौण भूमिका में रहता है, सहायता समय समय पर भले ही करेगा, परंतु शिक्षार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वह किस तरह से अपने समस्या के हल तक अपने आधार पे पूर्व ज्ञान के चलता रहे। यहाँ पर उसी के विपरीत हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थी के समक्ष नियम बताता है, सूत्र बताता है, एक उदाहरण देता, उसके बाद विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ देता है कि वह अपने हिसाब से समस्याओं का समाधान करे। किस आधार पे? जो नियम और सूत्र सिद्धांत शिक्षक द्वारा बताए गए हैं, जो उदाहरण दिखाए गए हैं, करवाए गए हैं, उन आधार पे। तो एक तरह से अनुसरण आधारित है, जहां व्यवहार केवल शिक्षक द्वारा दर्शाए गए व्यवहार या उसके द्वारा बताए गए तथ्यों पर ही केवल अनुसरण करना है। इसे अंग्रेजी में टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाना है। सामान्य या नियम, सरल जो भी सूत्र बता दिया गया उससे विशिष्ट की ओर, अर्थात समस्या के समाधान की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर रहते हैं, नियम के आधार पे उदाहरणों की ओर जाते हैं, अज्ञात अर्थात हमारे पास जो भी सामान्य सूत्र या सिद्धांत हैं उससे ज्ञात की ओर।
जटिल से सरल की ओर, यानी कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स समस्या है उसका जो भी नियम है, सिद्धांत है, उससे सरल अर्थात उसके हल तक जाते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर। दिग्गज प्रक्रिया को देखें तो ये क्या होता है, यहाँ समस्या को प्रस्तुत किया जाता है विद्यार्थियों के समक्ष। सबसे पहले जो भी शिक्षक है वह समक्ष उसके रखता है विद्यार्थियों के वो समस्या, और फिर उसको हल करने के लिए कौन से नियम चाहिए, कौन से सिद्धांत चाहिए, किस सूत्र का प्रयोग होना है वह बता देता है। उसके बाद समस्या का हल करने के लिए विद्यार्थी उन समस्याओं में नियम का, सूत्र का, सिद्धांत का प्रयोग करते हैं और समस्या के हल तक पहुंचते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे है, शिक्षक पर, कि वो सही से समस्या का चयन करे और उससे संबंधित जितने भी नियम, सूत्र, तथ्य हैं उनको पहले विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे। उसके आधार पर समस्या का हल निकालने का काम विद्यार्थी का रह जाएगा। अर्थात पूरा प्रक्रिया जो है शिक्षक पर नियंत्रित करने की है जिम्मेदारी, और उसके बाद केवल उनका अनुसरण करना विद्यार्थी का काम है। यहाँ पर वही वाले उदाहरण देखेंगे जो हमने आगमन उपागम में किए थे। वहाँ हमने क्या किया था, एक ही त्रिभुज के विद्यार्थियों से कहा गया अलग अलग त्रिभुज बनाइए और फिर उनके अंतःकोणों का माप का जोड़ लीजिए। विद्यार्थियों ने ये करने पर क्या पाया कि अलग अलग त्रिभुज के अंतःकोणों का माप चाहे कितना भी हो, कुल मिला के जोड़ हमेशा 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ हम क्या करते हैं, इसी के विपरीत शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को बता देता है कि नियम या सिद्धांत क्या कहता है कि तीनों अंतःकोणों का माप 180 डिग्री के बराबर होगा। अतः उन्हें पहले ही सूत्र, सिद्धांत बता दिया गया। अब उनसे कहा जाए कि अगर दो कोणों का माप पता है तो तीसरा ज्ञात करें, तो विद्यार्थी बहुत सरल तरीके से 180 में से बाकी दो का जोड़ घटा देंगे तो आराम से अपना समस्या का हल निकाल लेंगे। यहाँ जैसे कि आपको चित्र में विदित हो रहा है, एक ट्रायंगल ABC है, एक DEF है। दोनों में क्या किया गया, एक में 81 डिग्री और 60 डिग्री के दो आपको कोण दे दिए गए। तो C कोण कैसे प्राप्त करेगा विद्यार्थी, सरल तरीके से उसको पता है A और B और C का जोड़ मिला के 180 डिग्री हो रहा है। अर्थात उसके पास कितना बचा है, 180 में से 60 और 81 का जोड़ करेगा यानी 141 आएगा। अर्थात उसके पास 39 डिग्री या 39 डिग्री का एक C कोण आ जाएगा। दूसरे में हम देखते हैं 40 डिग्री और 81 डिग्री है। अर्थात F ज्ञात करने के लिए वो क्या करेगा, 40 और 81 को जोड़ता है यानी कि 121, उसके पास अंक आया 121 डिग्री। अब 121 डिग्री का वो क्या करेगा, 180 उसको पता है कुल जोड़ है यानी वो इसमें से घटाएगा 180 में से 121 डिग्री, तो उसके पास 59 डिग्री का एक कोण आया जो F के बराबर होगा। तो यहाँ पर वो बहुत सरल तरीके से नियम के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे घटा के, जोड़ के अपने आप सिद्धांत के आधार पे सरल तरीके से समस्या का समाधान निकाल पाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण भी पिछले के दर पे लेते हैं। पिछले में हमने क्या किया था आगमन उपागम में कि आपके पास समानांतर रेखाएं बनवाई गई और फिर किसी तरह से विद्यार्थियों से कहा गया अलग अलग तरीके से तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन से उन्हें काटा जाए और जो एकांतर कोण बने उनका माप करके देखें कि किस प्रकार के आ रहे हैं। तो उन्होंने पाया एकांतर कोण जो अंतःकोण है उनका माप एक समान होता। यहाँ क्या किया, यहाँ शिक्षक ने एकदम विपरीत कार्य किया। अर्थात पहले एकांतर अंतःकोणों का माप बता दिया कि एक समान होता है यानी कि अंतःकोण अगर समानांतर रेखाओं को काटने वाली कोई एक तिर्यक रेखा है उसके द्वारा जो भी आपके पास एकांतर अंतःकोण आ रहा है उनका माप बराबर आएगा। दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि x और z का मान बराबर होगा सिद्धांत के आधार पे और y और 58 डिग्री वाले कोणों का माप एक समान होगा। तो क्या विद्यार्थी यहाँ सरलता से बता पाएगा कि बाकी कोणों का माप क्या है? उत्तर है बहुत सरल तरीके से। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे एक अगर 58 डिग्री का कोण है तो y कितना होगा, वह भी आपका 58 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अगर वह 58 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका अर्थ क्या है, x कितना हो जाएगा, 180 में से घटाने पर उसको कितना प्राप्त होगा, 122 डिग्री। तो उसको वो समझ आ जाएगा कि x और z इसी तरह से बन रहे होंगे।
यानी कि वह सरल तरीके से ये बता पाएगा कि x और z बराबर हैं, y और 58 डिग्री वाले कोण बराबर हैं। तो यहाँ क्या पता चला कि नियम के आधार पे यदि व्यक्ति सरल तरीके से हल करना चाहे तो निगमन उपागम बहुत उपयुक्त विधि है। एक और उदाहरण देखें। पिछली बार हमने आगमन में क्या बात की थी कि व्यक्ति को पहले 5 का पहाड़ा लिखवाया जाए, अंत का अंक दिखाया जाए और उस आधार पे उससे कहा जाए किसी नियम तक पहुँचे, जो विद्यार्थी ने सफलतापूर्वक किया। अर्थात 0 या 5 अंक अंत में आने पे हमने देखा कि वह माना गया कि 5 से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सकता है या वह अंक 5 का गुणांक है। यहाँ क्या किया, शिक्षार्थी को पहले से शिक्षक ने बता दिया कि 5 के भाग होने का नियम क्या है कि आखिरी में अंत का अंक जो है 0 या 5 होगा, तभी 5 से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सकता है। अब इसके पश्चात यदि विद्यार्थी के सामने कोई भी अंक रख दिया जाए, कितना ही बड़ा, यदि उसमें पूछा जाए कि क्या ये 5 से पूर्ण रूप से भाग दिया सकता है या नहीं, तो विद्यार्थी अंत का अंक देखेगा। यदि 0 या 5 है तो वो कहेगा हाँ, और यदि नहीं है तो वो कहेगा नहीं हो सकता। अर्थात वे केवल नियम के आधार पर ये मान लेगा कि ये 5 से भाग दिया सकता है या नहीं दिया जा सकता। अब हमने बात कर ली निगमन उपागम के उदाहरणों की भी, तो बात करते हैं इसके गुण क्या हैं। सबसे अच्छी बात जो हमने कहा था, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, अर्थात वहाँ जो उसके दोष थे आगमन उपागम के, वो यहाँ गुण बन जाते हैं। यानी वहाँ अगर हमारे पास अधिक समय लग रहा था, ये बहुत बड़ा गुण था आगमन उपागम का, तो वो यही गुण बन जाता है। यानी बहुत कम समय में सूत्र बताकर, सिद्धांत बताकर शिक्षक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यचर्या पूरी कर सकता है। यहाँ बहुत कम समय लगता है, विद्यार्थी को केवल अनुसरण करना होता है, रटना होता है, तो बहुत आसानी से प्रक्रिया चल जाती है। यहाँ सरलता और शीघ्रता से जितनी भी गणितीय समस्याएं हल हो जाती हैं। क्यों? केवल शिक्षक के द्वारा बताए गए नियमों को याद करना है और उनके आधार पे, उदाहरण के आधार पे समस्याओं को हल करना है। वहाँ हम आगमन उपागम में क्या देख रहे थे कि तर्क शक्ति के लिए स्वयं उसको प्रयास करना पड़ रहा था, अपने आप सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करके सोचना पड़ रहा था कि इसके पीछे के कारण क्या है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या देखेंगे कि निगमन उपागम में व्यक्ति को केवल अनुसरण करना है, जो भी बताया गया उसको देखते हुए आगे की प्रक्रिया अपनानी है। विद्यार्थियों की स्मृति शक्ति में तो बहुत प्रभाव पड़ता है, वृद्धि होती है, रटते रटते उसकी स्मृति शक्ति अच्छी हो जाती है, परंतु उसके तर्क शक्ति या सृजनात्मक शक्ति को बिल्कुल नगण्य ध्यान दिया जाता है। सभी प्रकार की गणितीय समस्याओं के लिए ये बहुत उपयुक्त विधि है। आगमन उपागम में हमने देखा बहुत कम गिनती के चुनिंदा ऐसे विषय हैं या प्रकरण हैं जिनमें हम गणित में आगमन उपागम का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, जबकि निगमन उपागम ऐसा है जहाँ पर सभी प्रकार के गणितीय समस्याओं में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कम समय में भी कर सकते हैं, सरलता से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दोष की। इसमें अगर इतनी अच्छाइयाँ हैं तो हर वक्त इसी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो उसके पीछे कारण यही है, जो आगमन उपागम के गुण थे वो यहाँ दोष बन गए। यानी कि वहाँ तर्क शक्ति को हम महत्व दे रहे थे, सृजनात्मकता को महत्व दे रहे थे, कि विद्यार्थी केंद्रित था, तो वो प्रभावशाली शिक्षण माना जा रहा था, वो ज्ञान भी अधिक स्थायी था। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रटने की क्षमता पे तो बहुत महत्व दिया जा रहा है, परंतु उसकी तर्क शक्ति को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, उसकी सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए उसको पर्याप्त अवसर भी नहीं मिल रहे हैं। ज्ञान कम स्थायी हो जाएगा जब मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली विधि नहीं होगी, विद्यार्थी खुद करके नहीं सीखेगा, केवल शिक्षक केंद्रित उपागम है, तो यहाँ पर क्या करेगा विद्यार्थी? अनुसरण करेगा, देख के सीखेगा। तो देख के सीखना और करके सीखने में यही अंतर है कि ज्ञान कम स्थायी हो जाएगा और विद्यार्थी इसको सीखने के बजाय सिर्फ रटेगा, और क्योंकि बिना समझे चीज़ों को कर रहा है तो आगे हो सकता है कुछ समय अंतराल बाद उसको ये चीज़ें बोझिल लगने लगे या कुछ समय बाद चीज़ों को भूल जाए, दोबारा याद करने की आवश्यकता पड़ जाए। अब क्योंकि हमने आगमन और निगमन उपागम को बहुत अच्छे से, धैर्य से, विस्तार से पढ़ लिया है, तो हम संक्षेप में चाहें तो इनका एक बार देख लें तुलना करके कि दोनों में क्या अच्छा है, दोनों में क्या बुरा है और एक दूसरे के विपरीत और पूरक क्यों कहा गया है इन्हें।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो इनके पीछे का उद्देश्य क्या है। आगमन उपागम में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चल रहे हैं, जबकि निगमन उपागम में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहे हैं। आगमन उपागम को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, जबकि निगमन उपागम को हम टॉप डाउन अप्रोच, यानी निगमन उपागम में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच। और आगमन उपागम में हम क्या देख रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच, अर्थात उदाहरणों के आधार पे हम किसी नियम या सूत्र तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आगमन उपागम में अधिगमकर्ता केंद्र बिंदु रहता है, उसी की आवश्यकताओं और उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे वो आगे के ज्ञान का निर्माण करता है। निगमन उपागम में इसी के विपरीत शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक निर्धारित करता है कि कौन से तथ्य, कौन से सूत्र, क्या किस प्रकार से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष रखे जाएं और फिर कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनका हल उनसे करवाया जाए। आगमन उपागम में केवल कुछ ही ऐसे गिने चुने चुनिंदा प्रकरण हैं या विषय हैं जिनमें ये उपयुक्त है या जिन्हें ये सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत निगमन उपागम ऐसा है जिसमें गणित के सभी तरह की समस्याओं के लिए हम प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। परंतु ज्ञान स्थायी कहाँ होता है, आगमन उपागम में। निगमन उपागम में कम स्थायी होता है, कम प्रभावशाली शिक्षण है, विद्यार्थी केवल रटेगा और रटने की चीज़ों के हमेशा ये सिद्धांत है कि थोड़े समय बाद यदि याद ना किया जाए तो वे भूलने के संभावना रहती है। आगमन उपागम क्योंकि स्वयं करके सीखा है, विद्यार्थी सक्रिय रहा तो उसका ज्ञान अधिक स्थायी होगा। साथ साथ उसकी तर्क शक्ति का भी विकास होता रहेगा, उसकी सृजनात्मक शक्तियों का भी विकास होगा और वह ज़्यादा खुद को आत्मविश्वासी समझने लगेगा। इसी के विपरीत निगमन उपागम में बात करें तो क्योंकि रटने की आदत या स्मरण शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है तो उसकी तर्क शक्ति नज़रअंदाज करी जाती है, उसको नगण्य समझा जाता है और कम समय व्यय होने पर भी वह केवल रटने पर ही निर्भर करता है, शिक्षक पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। उसमें आत्मविश्वास कम होगा, वह शिक्षक की ओर ही देखेगा कि मुझे कब बताया जाए, आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है। जब हम बात करें आगमन उपागम में तो समय भले ही अधिक लगता है, परंतु इसमें विद्यार्थी स्वयं स्वावलंबित होता है और वे आगे जिज्ञासा भी बढ़ती है कि मैं अपने आप करके देखूं आगे और क्या कर सकता हूं। एक बहुत बड़ी कमी है जो आगमन उपागम में होती है वो है कि अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता की तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते। कुछ अधिक सक्षम होंगे, उनमें अच्छी तर्क शक्ति का विकास होगा, अधिक धैर्य होगा, वे सरलता से आगमन उपागम का प्रयोग कर पाएंगे अपनी समस्याओं के हल के लिए। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनमें शायद धैर्य की कमी हो या तर्क शक्ति उतनी विकसित ना हो या उनकी रुचि ही कम हो, तो वे लोग निगमन उपागम से तो कर पाएंगे परंतु आगमन उपागम में वे स्वयं को असक्षम महसूस करेंगे। तो वहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए निगमन उपागम सभी के लिए एक सा प्रयोग हो सकता है, जबकि आगमन उपागम में समस्या आती है। एक अंत में बात है कि आगमन उपागम प्राथमिक स्तर पे तो बहुत प्रभावशाली है, परंतु निगमन उपागम माध्यमिक और उच्च स्तर पे क्यों, कारण क्या है। सरल प्रश्न कहाँ होते हैं, सरल सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है गणित शिक्षण का वैसे वैसे जटिल आ जाती हैं समस्याएं, जटिल समस्याएं, जटिल सिद्धांत या सूत्र जिनका केवल आगमन उपागम के आधार पे प्रतिपादन करना कठिन हो जाता है। तो हमारे लिए क्या है कि हम देखेंगे कि समस्या का स्वभाव कैसा है, विद्यार्थी किस स्तर का है और शिक्षक कितना कुशल है। तो क्या आगमन उपागम का प्रयोग किया जाए, निगमन उपागम का, या कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि उसी विषय को कभी आगमन उपागम से पढ़ा के देखें, कभी निगमन उपागम से। विद्यार्थी को रुचि किस में अधिक आती है ये शिक्षक पर भी निर्भर करेगा और विद्यार्थियों के स्वयं की सक्षमता पर भी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।